This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Chemistry, Class 9, Sin Textbook Board, Jamshoro. Chemistry for Class 9, Sin Textbook Board, Jamshoro. Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter number 9, which is Acid, Bases and Salts. What is Arrhenius' theory of acid and bases? Why is the Arrhenius theory not satisfactory for acids and bases? Arrhenius की थ्योरी क्या थी एसिड्स और बेसिस से रिलेटेड, और क्यों ये थ्योरी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी? आंसर: Swedish savant Arrhenius in 1884 proposed the concept of acid and bases based on the theory of ionization. बेसिकली जो Arrhenius ने थ्योरी दी थी वो डिपेंड करती है आयनाइजेशन पे. अकॉर्डिंग टू Arrhenius, द एसिड्स आर द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. Arrhenius के मुताबिक एसिड्स हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं विच गिव H+ आइंस और प्रोटॉन्स on dissociation in water, and bases are the hydroxide compounds which give off OH- ions on dissociation in water. Arrhenius के मुताबिक एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो देते हैं H+ आइंस, या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स. जब वो डिसोसिएट होते हैं वाटर में या टूट जाते हैं तो वो प्रोटॉन्स गिव ऑफ करते हैं. जबकि Arrhenius के मुताबिक बेसिस ऐसी चीज़ है, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो OH- आइंस देते हैं जब वो डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में. दिस कॉन्सेप्ट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू दोज कंपाउंड्स विच डिज़ोल्व इन एक्वस सॉल्यूशन, और यू कैन सी वेयर वाटर इज़ द सॉल्वेंट. और ये कॉन्सेप्ट जो ये थ्योरी थी वो जस्ट वहीं पर एप्लीकेबल थी जहाँ पर हम बात करते हैं सॉल्वेंट वाटर हो, जहाँ पर वाटर एक्ट कर रहा हो एज अ सॉल्वेंट या एक्वस सॉल्यूशन हो. इट कवर्स मैनी कॉमन एसिड बेसिस एंड देयर केमिकल रिएक्शन. इस थ्योरी ने बहुत सारे ऐसे एसिड्स और बेसिस को कवर अप किया था. मतलब बहुत सारे ऐसे एसिड्स और बेसिस थे जो ये थ्योरी पर पूरे उतरते थे. बट
There are also other compounds that have the characteristic of acid and bases but they do not fit into Arrhenius concept. लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड्स थे जो इस अभी पर पूरे नहीं उतर पा रहे थे और बहुत डिफरेंस था कहीं ना कहीं. The theory was not totally satisfactory for several reasons. ये थ्योरी बहुत सारी वजूहात की वजह से satisfactory नहीं थी. For example, some substances which had acidic properties did not contain hydrogen. जैसे वो रीज़न्स क्या थे? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके पास एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं लेकिन वो हाइड्रोजन कंटेनिंग नहीं होती. एंड सम बेसिस डिड नॉट कंटेन हाइड्रोक्साइड आयंस. और इसी तरीके से कुछ बेसिस भी ऐसी होती हैं जो हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं कर रही होती. तो यही रीज़न्स थे कुछ छोटे जिसकी वजह से आर्हेनियस थ्योरी बिल्कुल प्रॉपर फिट नहीं हो पा रही थी, इसलिए ये सेटिस्फैक्ट्री थ्योरी नहीं थी. Question number 2. What is Lewis theory of acid and bases? Lewis की क्या थ्योरी थी एसिड और बेसिस से रिलेटेड? Lewis acid and bases are described by the Lewis theory of acid-base reaction as electron pair acceptor and electron pair donors respectively. Lewis acids और bases ये डिस्क्राइब किए थे. लुइस ने ये थ्योरी दी थी एसिड और बेस की थ्योरी उनके रिएक्शंस के हिसाब से और ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और वेयर एज बेसिस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं. देयरफॉर अ लुइस बेस
can donate a pair of electron to a Lewis acid to form a product containing coordinate covalent bond। और इस तरीके से आपस की म्यूचुअल शेयरिंग के बाद उनके दरमियान एसिड और बेस के दरमियान अगर हम रिएक्शन करवाएं तो इस तरीके से अगर एक चीज़ डोनेट कर रही है और एक चीज़ एक्सेप्ट कर रही है तो उसके बाद एक कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट हो रहा है एसिड और बेस के दरमियान। दिस product containing a coordinate covalent bond, this product is also referred to as the Lewis adduct। और ये जो प्रोडक्ट लास्ट में हमें बनेगा हमारी रिएक्शन के बाद तो ये प्रोडक्ट कहलाएगा Lewis adduct। An illustration detailing the reaction between a Lewis acid and base leading to the formation of coordinate covalent bond। और इसके बाद एक हमें जो रिज़ल्ट मिला वो ये था कि अगर ये रिएक्शन करवाया जाए तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बनेगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है जब आपके पास एक ही एटम से शेयरिंग हो रही हो इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बन सकता है। लुइस एसिड एंड बेसिस आर नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन केमिस्ट गिलबर्ट न्यूटन लुइस। और लुइस एसिड और बेसिस ये नाम क्यों दिया गया एसिड और बेसिस को? ये नाम साइंटिस्ट के नेम पर दिया गया जिनका नाम था गिलबर्ट न्यूटन लुइस, हु आल्सो मेड इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फोटोकेमिस्ट्री। और इसके साथ साथ उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थर्मोडायनेमिक्स में भी हैं और फोटोकेमिस्ट्री में भी हैं। लिस्ट द मेन जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। यहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी है एसिड की और कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी है बेसिस की। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर सॉर। जो वर्ड एसिड है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से जिसका मतलब है सॉर, मतलब खट्टा। दिस डिस्टिंग्विशेबल प्रॉपर्टी हेल्प आइडेंटिफाई एसिड फ्रॉम अदर कंपाउंड सच एज सॉल्ट एंड बेसिस। और ये एक सबसे ज़्यादा डिफरेंट प्रॉपर्टी है जो हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में एसिड को दूसरे कंपाउंड से, जैसे कि सॉल्ट हो गई, बेसिस हो गई। मैनी एसिड्स कैन बी हैज़ार्डस इफ़ इंजेस्टेड एंड शुड नॉट बी टेस्टेड। और बहुत सारी एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, अगर हम उन्हें टच कर लें या हम उसे टेस्ट कर लें तो वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। वंस द एसिड बाइंड्स टू द बेस इट बिकम्स अ न्यूट्रल सब्सटेंस। अगर एक बार एसिड बाइंड हो जाए बेस से
तो वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनाएगा, मतलब जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ऑफन दिस रिएक्शन कैन लीड टू वाटर एंड सॉल्ट। और अगर ऐसा हो जाए कि एक एसिड एक बेस से कंबाइन हो जाए, तो इस रिएक्शन के बदले में हमें वाटर मिलता है और सॉल्ट। दिस इज़ ऑफन सीन व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस। और ये हमें जब मिलता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करे। द एसिड्स आर ड्राइविंग इलेक्ट्रिसिटी, और एसिड्स के थ्रू पास हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी भी। आउटसाइड दिस द बैटरीज आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। The acid that conducts electricity strongly is a strong acid, and the acid that conducts electricity weakly is a weak acid. और इसके साथ साथ एक बेस्ट क्वालिटी भी है एसिड्स की कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए बहुत सारी ऐसी बैटरीज़ हैं जहाँ पर एसिड यूज़ होते हैं। और वो एसिड, जैसे सबसे ज़्यादा जो मेजर एग्जांपल है वो यूपीएस की होती है कि बैटरी, यूपीएस की बैटरी है, उसके अंदर एसिड होता है और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। यही रीज़न होता है कि वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एसिड्स को। और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और वीक एसिड्स वीकली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी एसिड की। Now some property of bases. Bases have properties that mostly constant with those of acids. बेसिस के पास भी बहुत सारी इसी तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हमने एसिड की डिस्कस की पीछे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस आर आल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो मतलब एक्वस सॉल्यूशन में इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और वो आइंस में कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिसिटी, डिसोसिएट कर देती है आइंस को। तो एक्वस सॉल्यूशन अगर हम देखें बेसिस का, तो वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे वर्क कर रहा होता है। बेसिस कैन बी आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक जस्ट एज एसिड कैन। बेसिस स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हैं और वीक भी हो सकती हैं, जैसे कि एसिड्स होते हैं। बेसिस ऑफन हैव अ बिटर टेस्ट एंड आर फाउंड इन फूड्स लेस फ्रिक्वेंटली देन एसिड। और बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बहुत बिटर होता है, इसलिए हमारे फूड में एसिड के मुकाबले में कम होती हैं। मतलब थोड़ी बहुत एजाबियत हमारे फूड में होती है, जबकि एसिड बेसिस हमारे
फूड में बहुत कम होते हैं, बल्कि प्रेजेंट होते ही नहीं, ना होने के बराबर। मैनी बेसिस लाइक सोप्स आर स्लिपरी टू द टच। बहुत सारी बेसिस जो होती हैं वो स्लिपरी भी होती हैं, जस्ट लाइक सोप है जो हम यूज़ करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा स्लिपरी होता है ज़्यादा। बेसिस ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर। बेसिस इंडिकेटर का कलर भी चेंज, इंडिकेटर बेसिकली यूज़ होता है इंडिकेट करने के लिए किसी भी रिएक्शन को कि वो किस तरफ मूव कर रहा है, वो एसिडिक है या वो बेसिक है, तो इंडिकेटर अपने कलर को चेंज करके शो करवा देता है रिएक्शन में। लिटमस टर्न ब्लू इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस वाइल फिनॉल्फिथिलीन टर्न पिंक। लिटमस पेपर होता है जो हम टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो अगर बेस की प्रेजेंस होगी तो वो टर्न हो जाएगा ब्लू, और अगर एक और कंपाउंड है जो बेस को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है तो वो फिनॉल्फिथिलीन है, वो कन्वर्ट हो जाता है पिंक कलर में अगर वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ बेस होता है। बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स इन द वे दैट एसिड्स डू। बेसिस रिएक्ट नहीं करती हैं मेटल के साथ, जबकि एसिड स्ट्रांगली रिएक्ट करती हैं मेटल्स के साथ। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। जब बेसिस रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ ताकि बन सके सॉल्ट और वाटर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी बेसिस की। राइट द फॉर्मूलाज ऑफ 4 स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड 4 वीक एसिड्स। यहाँ पर हमें जस्ट फॉर्मूलाज पुट करने हैं 4 स्ट्रॉन्ग एसिड के और 4 वीक एसिड के। Strong acids completely dissociate in water into their ions and produce one of more proton or hydrogen cation per molecule. स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में अपने आइंस की सूरत में और प्रोटॉन की सूरत में या फिर हाइड्रोजन की सूरत में। मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड टेंड टू बी स्ट्रॉन्ग। मिनरल या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स मतलब जहाँ पर कार्बन की कोई प्रेजेंस नहीं होती, तो इस तरह के एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं और ये कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। दे आर ओनली 7 कॉमन स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यहाँ पर 7 कॉमन स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ 4 हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये किंग ऑफ केमिकल है और किंग ऑफ एसिड्स होता है हमारे पास, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ये हैं कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स।
राइट द फॉर्मूलाज ऑफ 4 स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड 4 वीक एसिड्स। यहाँ पर हमें जस्ट फॉर्मूलाज पुट करने हैं 4 स्ट्रॉन्ग एसिड के और 4 वीक एसिड के। Strong acids completely dissociate in water into their ions and produce one of more proton or hydrogen cation per molecule. स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में अपने आइंस की सूरत में और प्रोटॉन की सूरत में या फिर हाइड्रोजन की सूरत में। मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड टेंड टू बी स्ट्रॉन्ग। मिनरल या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स मतलब जहाँ पर कार्बन की कोई प्रेजेंस नहीं होती, तो इस तरह के एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं और ये कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। देयर आर ओनली 7 कॉमन स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यहाँ पर 7 कॉमन स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ 4 हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये किंग ऑफ केमिकल है और किंग ऑफ एसिड्स होता है हमारे पास क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ये हैं कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। नाउ द वीक एसिड्स। Weak acids do not completely dissociate into their ions in water. Weak acids completely dissociate नहीं होते, अगर वो वाटर में जाएं तो वो completely ions में convert नहीं होते। For example HF dissociate into H plus ion and F minus ions in water, but some HF remain in solution. बहुत सारे ऐसे solution होते हैं जहाँ पर HF हाइड्रोजन फ्लोराइड अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है और वो H प्लस आइन और F माइनस आइन में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि कुछ ऐसा होता है जो रिएक्ट नहीं करता और वो सॉल्यूशन में ऐसा ही रहता है। सो इट इज़ नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम ये कंसिडर करेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं कर रहा। देयर आर मैनी मोर वीक एसिड देन स्ट्रॉन्ग एसिड। बहुत सारे वीक एसिड्स हैं। क्वांटिटी में अगर हम बात करें तो वीक एसिड्स बहुत सारे हैं एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड्स। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे जहाँ पर कार्बन की प्रेजेंस हो, तो वो हमारे पास वीक एसिड्स होते हैं। हेयर इज़ अ पार्शियल लिस्ट। यहाँ पर कुछ लिस्ट है जहाँ पर 4 एसिड्स के नेम हैं जो कि ऑक्सैलिक एसिड, देन सल्फ्यूरस एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट आयन एंड फॉस्फोरिक एसिड। ये हमारे पास वीक एसिड्स हैं कुछ। Sulfuric acid H2SO4 is a strong acid, HSO4 is a weak acid. Account for the difference in strength. सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि HSO4 ये एक वीक एसिड है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? आंसर, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. When it loses a hydrogen it becomes HSO4 and gains a negative charge. H2SO4 बेसिकली ख़ुद से एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जब वो लूज़ करता है अपने एक हाइड्रोजन का आयन तो वो बन जाता है HSO4 और वो गेन कर लेता है नेगेटिव आयन और इस वजह से वो बेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. इज़ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4 बट कैन स्टिल गिव इट्स हाइड्रोजन अवे एंड दस इट इज़ अ वीक एसिड एज वेल.
और यही रीज़न है कि वो बेस की तरह रिएक्ट करता है और वो वीक एसिड के तौर पर कहलाया जाता है। इट्स वीक बिकॉज इट डज़ नॉट पार्ट विद इट्स हाइड्रोजन एज ईजीली एज H2SO4 डिड। और एक और ये रीज़न है कि वो ईज़िली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता, जैसे कि H2SO4 इतना बॉन्ड दोबारा हाइड्रोजन के साथ बना सकता है। Explain with illustration what are strong acid and bases and weak acid and bases. एक्सप्लेन करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या हैं और बेसिस क्या हैं और वीक एसिड क्या हैं और वीक बेसिस क्या हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड रेफर्स टू ईज with which the acid loses a proton. A strong acid ionizes completely into an aqueous solution by losing one proton. Example of a strong acid. अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो इजीली डिसोसिएट हो जाएं और लूज़ कर लें अपना एक प्रोटॉन किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में. तो इस तरह के जो एसिड्स होते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स. और कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, जैसे कि हाइड्रो आयोडिक एसिड, जिसकी हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोब्रोमिक एसिड, यहाँ पर हमें जिसका फॉर्मूला गिवन है HiHbr, परक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये कुछ कॉमन पास एसिड्स के नाम गिवन हैं. अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस. अ स्ट्रॉन्ग बेस इज़ अ बेस दैट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इनटू aqueous solution. These compounds ionize in water to yield one or more hydroxide ion per molecule of base. Strong base बिल्कुल सिमिलर एसिड से कि अगर वो डिसोसिएट हो जाए, बस फ़र्क ये है कि एसिड्स डिसोसिएट होकर हमारे पास प्रोटॉन देते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बेस डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्साइड आयन देती है, OH माइनस आयन. तो जो बेसिस कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएं तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होती है. इन कंट्रास्ट अ वीक बेस ओनली पार्शियली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन वाटर. जबकि एक वीक बेस पार्शियली या तो हाफ या फिर बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं होती. स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड. एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि एक स्टेबल कंपाउंड्स बन सकें. For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे. इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com.
अब हम बात करेंगे पर वीक एसिड्स और वीक बेसिस की। तो वीक एसिड्स कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। टिपिकल एग्जांपल ऑफ वीक एसिड इंक्लूड एसिटिक एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड। और वीक एसिड की एग्जांपल में आ जाती हैं एसिटिक एसिड और फॉस्फोरस एसिड। एन एसिड सच एज ऑक्सैलिक एसिड इज सेड टू बी डाइबेसिक because it can lose 2 proton and can react with 2 molecule of simple base. Phosphoric acid H3PO4 is tribasic. और अगर हम यहाँ बात करें एग्जांपल्स की तो उसमें कुछ ऐसे भी एसिड्स हैं जो बेसिक कहलाते हैं, जैसे डाइबेसिक और ट्राइबेसिक। उनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से कि वो इतने ज़्यादा वीक एसिड्स होते हैं कि वो कैटेगरी में आ जाते हैं बेसिस की। Then an example of a weak base is ammonia. Weak base की example अमोनिया है और weak base partially dissociate होती है वाटर में aqueous solution में, मतलब totally hydroxide ion में convert नहीं होती। It does not contain hydroxide ions, contain नहीं करते hydroxide ions, but it react with water to produce ammonium ions and hydroxide ions. लेकिन अगर ये रिएक्ट करें वाटर के साथ तो ये प्रोड्यूस करते हैं अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। वीक बेसिस टेंड टू बिल्ड अप इन एसिडिक फ्लूइड, और वीक बेसिस बन जाती हैं किसी एसिडिक फ्लूइड में भी। एसिड गैस्ट्रिक कंटेन्स अ हायर कंसनट्रेशन ऑफ वीक बेस दैन प्लाज्मा। अगर हम बात करें गैस्ट्रिक की तो वो कंटेन करता है ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेशन में वीक बेस प्लाज्मा के मुकाबले में। हम अपनी बॉडी की अगर बात करें, बॉडी में प्लाज्मा में ज़्यादा कंसंट्रेशन वीक बेस की होती है। Define acidic, basic and neutral solution in term of H plus ion concentration. डिफ़ाइन करना है कि एसिड्स क्या हैं, बेस क्या है और न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या है इन टर्म्स ऑफ H प्लस आइन कंसनट्रेशन, मतलब H प्लस आइन हाइड्रोजन आइन की कंसनट्रेशन के मुताबिक। इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। और इंडिकेट करना है कि यहाँ पर 3 सॉल्यूशन हैं, तो उनमें से कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम सॉल्यूशन करवाएं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिड होगा, बेस होगा या न्यूट्रल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी सॉल्यूशन दैट हैज़ अ pH of less than 7 is considered as acidic, and anything above a pH of 7 is basic, and the solution having pH 7 is neutral. अब हम बात करें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के मुताबिक, तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन वो लेस देन 7 होगी तो वो एसिडिक होगा सॉल्यूशन, और अगर वो pH पावर ऑफ हाइड्रोजन अबव 7 होगी तो वो बेसिक होगा, अल्कलाइन होगा, और अगर किसी भी सॉल्यूशन की pH 7 होगी तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, मींस ना तो वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा. देन नंबर 1, the reaction between a strong acid and a strong base will result in water and a salt and it is neutral. अगर रिएक्शन करवाएं हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का तो वो न्यूट्रल होगा, और उसके रिज़ल्ट में हमें वाटर मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा. सॉल्ट जो कॉमन सॉल्ट हमारे पास प्रेजेंट होता है वो मिलेगा, NaCl, और सिंपली हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा बस. Then a reaction between a strong acid and weak base. In a strong acid weak base titration means mixture solution, the pH at the equivalence point is not 7 but below it. pH इक्विवेलेंस पॉइंट पे नहीं होगी मतलब न्यूट्रल नहीं होगी, बल्कि वो 7 से नीचे होगी. तो हम ये कहेंगे कि ये एसिडिक है क्योंकि इसके pH below 7 है. देन वीक एसिड इन स्ट्रॉन्ग बेस. वीक एसिड इन स्ट्रॉन्ग बेस द इक्विवेलेंस पॉइंट अकर्स एट. अब यहाँ पर जो pH होगी वो भी 7 से कम होगी, लेस देन होगी, तो ये भी हमारे पास एक है. What is salt? Give 4 example of salt. Salt क्या होता है और 4 examples देनी है salt की. Answer: salts are ionic compounds which, when dissolved in water, break up completely into ions. Salt ionic compounds होते हैं जिसको अगर हम water में dissolve करें, water में मिलाएं, तो वो टूट जाते हैं completely into ions. ions में टूट जाते हैं. They arise by the reaction of acid with bases, और ये बनते हैं जब रिएक्शन होता है एसिड और बेसिस का. and they always contain either a metal cation or a cation derived from ammonium NH4. और इनके पास अपना कोई कैटाइन नहीं होता, बल्कि अगर ये रिएक्ट करें तो इनके पास मेटल का कैटाइन होता है या फिर इनका कैटाइन ड्राइव होता है
H4 प्लस मतलब अमोनियम आयन से। एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट्स इंक्लूड, और सॉल्ट्स की कुछ एग्जाम्पल हैं NaCl, NH4F, MgCO3 एंड Fe2HPO4। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कॉमन सॉल्ट्स की, और ये बनता है हमारे पास एसिड और बेस के रिएक्शन से। ये सारे एसिड्स और बेसिस हैं जिनका आपस में रिएक्शन हुआ है और हमारे पास ये रिज़ल्ट निकला है सॉल्ट की फॉर्म में। Give an example each of monoprotic acid, diprotic acid and triprotic acid। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल देनी है मोनोप्रोटिक एसिड की, मतलब सिंगल प्रोटॉन जहाँ रिलीज़ होता है तो हम उसे कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड मींस डबल प्रोटॉन्स रिलीज़ होते हैं, और ट्राइप्रोटिक एसिड मींस ट्रिपल प्रोटॉन्स रिलीज़ होते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब डिसोसिएशन जब होती है। आंसर, These are acids that can produce more than 1 H plus ions when dissolved in water। ये उस तरह के एसिड्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं एक से ज़्यादा H प्लस आइन, हाइड्रोजन प्लस आइन, जब वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। और इनकी एग्जांपल है H2CO3 एंड H2SO3 are called diprotic acids, and H3PO4 and H3PO4 are called triprotic acids। HF, HCl, HBr and H2H3O2 are example of monoprotic acids। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये डिफरेंट एसिड्स हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस। यहाँ पर हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, हमें ये बताना है कि वो एसिड हैं, बेसिस हैं, और अगर एसिड हैं तो स्ट्रॉन्ग हैं या क्या हैं, बेसिस हैं तो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं या वीक बेसिस हैं। सबसे पहले है अमोनिया NH3 which is a weak base, H3PO4 it is a weak acid, lithium hydroxide which is a weak acid, HCOOH which is formic acid and it is weak acid, H2SO4 is a strong acid and highly strong acid, H2CO3 is a weak acid, BaOH2 is a base, और ये हमारे पास वीक बेस है। तो ये एक पूरा चार्ट है जिसमें मैंने आगे मेंशन कर दिए हैं कि कौन से एसिड्स हैं और कौन से बेसिस।
डिफाइन मोलैरिटी, व्हाट इज़ मोलर सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या है और मोलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं? आंसर, मोलैरिटी m is the amount of substance in a certain volume of solution। मोलैरिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है किसी भी सॉल्यूशन में। अगर हम देखें सेपरेटली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो उसे हम मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी इज़ डिफाइंड एज द मोल ऑफ अ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। मींस एक सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं एक सॉल्यूट के, सॉल्यूट जो कि मिक्स हो रहा होता है सॉल्वेंट में और स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो उसके नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ़ मोल्स को हम कहते हैं मोलैरिटी। देन मोलर सॉल्यूशन, a 1 molar solution is a solution in which 1 mole of a compound is dissolved in a total volume of 1 liter। मोलर सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं कि हमारे पास अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है उसमें हम डिज़ोल्व कर लें 1 मोल ऑफ कंपाउंड, तो ये सॉल्यूशन, इस तरह का सॉल्यूशन हमारे पास कहलाएगा मोलर सॉल्यूशन। What is molarity of H2SO4 solution containing 9.8 gram of H2SO4 per 500 ml। यहाँ पर हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है H2SO4 की, जिसमें H2SO4 का अमाउंट 9.8 ग्राम गिवन है और टोटल जो अमाउंट है वो है हमारे पास 500। तो सबसे पहले मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ 9.8, टोटल सॉल्यूशन इज़ 500 ml। देन मोलैरिटी का हमें यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला पुट करना है, m इज़ इक्वल्स टू मास ऑफ H2SO4। मास जो हमारे पास यहाँ गिवन है वो है 9.8, देन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास 98, देन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ 500, जो कि कन्वर्ट होकर हमारे पास हो गया 0.5 लीटर। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया है 0.5 मोलैरिटी। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, metric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number.
Define pH. Explain why a neutral solution is said to have a pH of 7. डिफ़ाइन करना है कि pH क्या है, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, और क्यों न्यूट्रल सॉल्यूशन हमें हमेशा pH लेवल जो होता है वो 7 पे रहता है. आंसर: pH may be defined as a measure of free acidity. pH फ्री एसिडिटी के तौर पर भी डिफ़ाइन होती है, मतलब ये परसेंटेज या पावर या क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन है. मोर प्रिसाइसली pH is defined as the negative log of the hydrogen ion concentration. pH ज़्यादातर अगर हम देखें तो इसी तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन की. द रेंज ऑफ pH एक्सटेंड फ्रॉम 0 to 14, और जो रेंज होती है pH की वो 0 से लेके 14 तक, मतलब pH स्केल जो होता है वो 0 से लेके 14 तक है. A pH value of 7 is neutral because pure water has a pH value of exactly 7. और pH स्केल में जो 7 होती है वैल्यू वो न्यूट्रल होती है, क्योंकि अगर हम लें वाटर की एग्जांपल तो वाटर जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, उसकी जो pH है वो 7 है. pH इज़ अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट हाइड्रोजन आयन का प्रेजेंट है तो वो कहलाता है pH. इवन इन प्योर वाटर आयंस टेंड टू फॉर्म ड्यू टू रैंडम प्रोसेस. और अगर हम प्योर वाटर को देखें तो प्योर वाटर में भी आयंस बनना शुरू हो जाते हैं और रैंडम प्रोसेस में चले जाते हैं, प्रोड्यूसिंग सम H+ एंड OH- आयन, और प्रोड्यूस करते हैं कुछ हाइड्रोजन और कुछ हाइड्रोक्साइड आयंस. द अमाउंट ऑफ H+ that is made in pure water is about equal to pH of 7. और अगर हम देखें अमाउंट H+ आयन का प्योर वाटर में वो इक्वल होता है 7 के. इसलिए pH न्यूट्रल होती है क्योंकि अमाउंट जो होता है हाइड्रोक्साइड आयंस का और हाइड्रोजन आयन का वो तकरीबन इक्वल होता है या ना होने के बराबर होता है कह सकते हैं हम, तो वो न्यूट्रल होता है. जैसे यहाँ पर एग्जांपल है वाटर की. Give an equation to show the dissociation of water. इक्वेशन लिखनी है जो शो करवाए वाटर का डिसोसिएट होना. आंसर: द जनरल फार्मूला फॉर डिसोसिएशन रिएक्शन फॉलोज द फॉर्म AB इंटू A+B. एक जनरल फार्मूला जो होता है डिसोसिएशन का वो इस तरह होता है AB, और वो फिर बाद में डिसोसिएट होकर दोनों A और B दोनों अलग अलग आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए. द आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर सेल्फ आयनाइजेशन रिएक्शन विच अप्लाइज टू प्योर वाटर एंड एनी एक्वस सॉल्यूशन. अब आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फ्रेश वाटर की जो आयनाइजेशन होती है, सेल्फ आयनाइजेशन, उसके प्रोसेस के थ्रू. और अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो वो कुछ इस तरह होता है, H2O + H2O कन्वर्ट हो जाता है H3O + OH. मतलब बैक एंड फोर्थ कन्वर्ट होता है और दोबारा से वो H2O बन जाता है. ये बैक एंड फोर्थ कंटिन्यू रहता है प्रोसेस. तो ये डिसोसिएशन है हाइड्रोजन की
और ऑक्सीजन की मतलब वाटर की, वाटर मॉलिक्यूल की। डिफाइन द टर्म एम्फोटेरिक, गिव एन एग्जाम्पल। एम्फोटेरिक क्या है और इसकी हमें एग्जाम्पल भी देनी है। आंसर, एन एम्फोटेरिक कंपाउंड इज़ अ मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन रिएक्ट बोथ एज एन एसिड एंड एज अ बेस। एम्फोटेरिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल एक ऐसी चीज़ है जो कि एक्ट कर रहा होता है बेस के तौर पे भी और एक्ट कर सकता है वो एसिड के तौर पे भी। Many metals such as copper, zinc, tin, lead, aluminium and beryllium form amphoteric oxide और hydroxides। बहुत सारे metals जैसे कि copper है, zinc है, tin है, lead है, aluminium है, beryllium है, ये amphoteric oxides बनाते हैं, amphoteric hydroxides बनाते हैं। Amphoterism depends on the oxidation state of oxide। Basically एम्फोटेरिज्म का प्रोसेस डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस पे या ऑक्सीडेशन स्टेट पे किसी भी ऑक्साइड की। Al2O3 इज़ एन एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड और सबसे एग्जांपल Al2O3 है। कैलकुलेट द pH ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर pH वैल्यू, पावर ऑफ हाइड्रोजन या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन गिवन है उनमें से हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल A 0.001 m HCl, B 5.2 इंटू 10⁻⁻⁴ m HNO3। तो इससे हमें pH फाइंड आउट करनी है। तो pH का फॉर्मूला होता है pH = -log H+। यूजिंग दिस इक्वेशन बाय प्लगिंग इन द वैल्यूज़। अब यहाँ पर हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, बस फ़र्क ये कि हम प्लग कर देंगे वैल्यूज़ को। जैसे pH -log वही जो आपके पास सेम फॉर्मूले वाला, H+ की जगह पर हम पुट कर देंगे जो हमारे पास वैल्यू है 0.001 है। अगर हम इसको एक्सपोनेंट और बेस की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ हो जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ पर 10⁻³ है तो हम यहाँ पर उसका log ले लेंगे और log लेने के बाद उसकी pH आ जाएगी 3। बिल्कुल सेम pH ऑफ HNO3 ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला सेम हम यही लगाएंगे, -log H+, -log 5.2 इंटू 10⁻⁴
और फिर उसके बाद हम जब लॉग निकालेंगे इसका तो वो आ जाएगा 0.28, मतलब इसकी pH 3.28 है। Calculate H plus ion concentration of solution whose pH is equals to 5.2, B pH is equals to 9.63। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, जबकि यहाँ पर हमारे पास pH ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास pH गिवन है 5.2, हमने जस्ट एंटी लॉग लेना है, कैलकुलेटर के थ्रू एंटी लॉग शिफ्ट लॉग प्रेस करना है, तो हमारे पास एंटी लॉग का साइन आ जाएगा, शिफ्ट देन लॉग, उसके बाद हम ये वैल्यू पुट करेंगे pH की 5.2, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। और उसके बाद हमारे पास एंटी लॉग ऑफ pH 9.63, सेम बिल्कुल हमने शिफ्ट लॉग प्रेस करना है, उसके बाद 9.63 प्रेस करना है, तो हम एंटी लॉग निकल जाएगा 9.63 का, और वो बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है। Fill in the word acidic, basic और neutral for the following solution। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल गिवन है कि pH इज इक्वल टू 7, तो वो क्या होगा, एसिड होगा, बेस होगा या न्यूट्रल होगा। देन pH इज इक्वल टू लेस देन 7, देन pH इज इक्वल टू ग्रेटर देन 7। तो सबसे पहले हमारे पास है pH इज इक्वल टू 7, तो pH जब 7 होती है सिंपली pH स्केल में, तो वो सॉल्यूशन हमारे पास होता है न्यूट्रल। तो pH इज इक्वल टू 7 आगे यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है न्यूट्रल, क्योंकि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है जहाँ पर pH 7 होती है। B pH इज इक्वल टू लेस देन 7, अगर हम बात करें किसी भी सॉल्यूशन की जहाँ पर pH लेस देन 7 होता है, तो वो सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक होता है। तो ये एसिडिक है, जहाँ पर pH 7 से कम हो वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है। C pH इज इक्वल टू ग्रेटर दैन 7, जहाँ पर जिस सॉल्यूशन में pH 7 से ग्रेटर हो तो वो होती है हमारे पास अल्कलाइन और बेसिक सॉल्यूशन।
कोई भी सॉल्यूशन जहाँ पर पीएच स्केल शो करवाए ग्रेटर देन 7, कोई भी वैल्यू जो 7 से अबव हो, तो वो वैल्यू होती है बेसिक। The pOH of a solution is 9.40. Calculate the H plus ion concentration. अब यहाँ पर हमारे पास pOH की वैल्यू है, हमें जस्ट कैलकुलेट करना है H plus ion की concentration. So the solution, the pH and pOH are related by the equation pH plus pOH is equals to 14. 14 इसलिए ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, 14 इसलिए क्योंकि हमारे पास जब पीएच स्केल होता है, पीएच मीटर होता है, उसमें जो टोटल नंबर होते हैं वो 14 होते हैं, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है। यहाँ पर एक इक्वेशन है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। सिंपली हमने यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है, पीएच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पीओएच, यहाँ पर प्लस में था लेकिन वहाँ जाके माइनस हो गया क्योंकि हमने पोजीशन चेंज की, तो यहाँ पर साइन भी चेंज हुआ, प्लस था यहाँ पर जाके माइनस हो गया। pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस POH। तो सब्सटीट्यूटिंग इन द इक्वेशन, अब हम इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 14 वही जो हमारे पास फॉर्मूले वाला है, माइनस 9.40 जो हमारे पास POH गिवन है। हमने सिंपली 14 में से 9.40 को माइनस किया तो हमारे पास pH या फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ गई 4.6।
डिफाइन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। डिफाइन करना है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन को। डज द डेफिनेशन इम्प्लाई दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। क्या इसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो रिज़ल्ट है वो हमेशा न्यूट्रल ही आएगा? अगर ऐसा कोई रिएक्शन होगा तो उसका रिज़ल्ट हमेशा न्यूट्रल होगा, उसकी pH 7 होगी। आंसर, न्यूट्रलाइजेशन इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच acid and base react to form salt and water। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस का रिएक्शन होता है आपस में, और जिसके रिज़ल्ट में हमें सॉल्ट मतलब नमक और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। हाइड्रोजन आयन H+ आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस OH आयंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में रिएक्ट करते हैं और उनके रिज़ल्ट में हमारे पास वाटर मिलता है। द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन हैव द pH वैल्यू ऑफ 7। और हमेशा न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस अकर होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान, और जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है और ये प्रोसेस उसका pH लेवल होता है 7 मतलब न्यूट्रल। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सॉल्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन with equivalent concentration of weight of acid and bases. N part of acid will always neutralize N part of base। मतलब हमेशा न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि जितना अमाउंट हम एसिड का ले रहे हैं उतना ही अमाउंट हम बेस का ले रहे हैं, मतलब इक्वल अमाउंट दोनों के होंगे तो किसी की भी कंसंट्रेशन ज़्यादा या कम नहीं होगी, इसलिए सॉल्यूशन रहेगा। ना तो एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना बेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसी वजह से सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन आपस में बराबर रहेंगी और बैलेंस रहेंगी। Describe clearly how a solution of HCl could be titrated with a solution of NaOH। डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से सॉल्यूशन HCl का टाइट्रेट करता है या रिएक्ट करता है सॉल्यूशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। आंसर, इन दिस एक्सपेरिमेंट या इन दिस रिएक्शन student neutralize sodium hydroxide with hydrochloric acid to produce a soluble salt sodium chloride in solution। बेसिकली जो ये रिएक्शन होता है वो इसलिए होता है ताकि हमें एक सॉल्युबल सॉल्ट मिल सके NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में। दे देन कंसनट्रेट द सॉल्यूशन एंड अलाउ इट टू क्रिस्टलाइज टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। उसके बाद जब हमारे पास सॉल्ट की प्रोडक्शन हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है इस सॉल्यूशन को, इस रिएक्शन को, फिर उसके बाद इसमें क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं सोडियम क्लोराइड के।
Define acid base titration, standard solution and equivalence point. Acid base titration क्या है और डिस्कस करना है equivalence point. The reaction equivalence point is the point at which the titrant has exactly neutralized the acid base in the unknown analyte if you know the volume and concentration of the titrant at the equivalence point. You can calculate the concentration of a base or acid in the unknown solution. Equivalence point basically वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर आकर फाइनली एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और उनकी पीएच लेवल 7 हो जाता है। तो वो जो पॉइंट होता है जहाँ पर पीएच लेवल 7 हो जाता है और एसिड और बेस का जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्वलेंस पॉइंट। और एसिड बेस टाइट्रेशन में बेसिकली हमारे पास हमेशा रिज़ल्ट में सोडियम क्लोराइड मिलता है और जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं NaCl। What volume of 0.5 m KOH solution is needed to neutralize completely in each of the following? 10.0 ml of 0.2 m H2SO4 solution. तो यहाँ पर हमें कितना अमाउंट चाहिए KOH का कि कम्प्लीटली न्यूट्रलाइजेशन हो जाए 10.0 ml of 0.2 m H2SO4 सॉल्यूशन। तो सिंपली हमने यहाँ पर m इज़ इक्वल्स टू मतलब मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ करके m इज़ इक्वल्स टू 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई टोटल विच इज़ 0.5। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 मीन्स 4 लीटर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट chapter number 9. Thank you so much. If you have any question regarding this book or this chapter, so kindly contact us through email and as well as subscribe our channel. Thank you so much.